Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। सिंप्लीफाइड यूपीएससी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां हम मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। आज हम एनसीईआरटी के एक ऐसे अध्याय की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो यूपीएससी की परीक्षा का आप कह सकते हैं एक मजबूत स्तंभ है, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। और हाँ, शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी यूपीएससी यात्रा को सरल बनाते रहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर जरूर विचार करें। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सरकारी बजट। ये शब्द सुनते ही दिमाग में आंकड़ों का एक जटिल जाल, वित्त मंत्री का लंबा भाषण और टैक्स की चिंता घूमने लगती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सालाना हिसाब किताब है, या फिर ये सरकार का एक ऐसा औजार है जिससे वो देश की किस्मत तय करती है? आपने बहुत सही सवाल उठाया। बजट सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये सरकार की नीयत और नीतियों का आईना है। हम यहाँ सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि जब सरकार कहती है कि हमारा राजकोषीय घाटा 5% है, तो इसका एक आम नागरिक की जिंदगी पर और देश के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। यूपीएससी भी यही गहरी समझ चाहता है। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बजट है क्या? संविधान में तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, अनुच्छेद 112 के तहत। इसका मतलब क्या है? देखिए, सरल भाषा में संविधान ये कहता है कि सरकार को हर साल संसद के सामने अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है कि अगले साल पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा। और इस हिसाब किताब को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है राजस्व और दूसरा पूंजीगत। और ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आर्थिक तर्क छिपा है। और वो तर्क क्या है? मतलब राजस्व और पूंजीगत में फर्क करना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? राजस्व बजट जो है वो सरकार के रोजमर्रा के खर्चों और आमदनी का हिसाब है। जैसे आपकी और मेरी सैलरी आती है और घर के राशन, बिजली बिल में खर्च हो जाती है। ये वो लेन देन हैं जो एक साल में ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा। वहीं पूंजीगत बजट भविष्य के लिए होता है, जैसे घर खरीदना या कोई बड़ा निवेश करना जिससे लंबे समय तक फायदा हो या कोई जिम्मेदारी बने। सरकार के लिए सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाना ये सब पूंजीगत है, क्योंकि ये देश की संपत्ति है, एसेट्स हैं जो सालों साल काम आएंगे। अच्छा। मतलब एक है रोज का खर्चा चलाना और दूसरा है भविष्य बनाना। अब समझ आया। पर सरकार ये सब करती क्यों है? एनसीईआरटी कहता है कि बजट के 3 बड़े मकसद हैं। पहला है संसाधनों का आवंटन। ये क्या चीज है? देखिए, हर चीज बाजार नहीं बना सकता। कोई प्राइवेट कंपनी मुनाफे के लिए देश की सेना या पुलिस क्यों बनाएगी, या प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च क्यों करेगी? सही बात है। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत सबको है, लेकिन कोई इनके लिए सीधे तौर पर पैसे नहीं देना चाहता। इन्हें ही सार्वजनिक वस्तुएं या पब्लिक गुड्स कहते हैं। तो सरकार बजट के जरिए टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है और इन जरूरी चीजों पर खर्च करती है। ठीक है। और दूसरा उद्देश्य है आय का पुनर्वितरण, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अमीरों से लेकर गरीबों को देना? हाँ, एक तरह से यही। सरकार एक प्रगतिशील कर प्रणाली, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अपनाती है, जिसमें ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगता है। फिर उस पैसे को सब्सिडी, मनरेगा या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि आर्थिक असमानता कम हो। बिल्कुल, उसे कुछ हद तक कम करना। और तीसरा काम है अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। मतलब सरकार एक तरह से इकोनॉमी के डॉक्टर की भूमिका में आ जाती है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की नब्ज हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, कभी तेजी जिसे बूम कहते हैं, तो कभी मंदी मतलब रिसेशन। जब मंदी का दौर हो, लोग खर्च ना कर रहे हों, तो सरकार अपना खर्च बढ़ा देती है, सड़कें बनवाती है, लोगों को पैसा देती है, ताकि बाजार में मांग पैदा हो। सही। और जब महंगाई बहुत बढ़ रही हो, तो सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगा सकती है या टैक्स बढ़ा सकती है, ताकि अर्थव्यवस्था थोड़ी ठंडी पड़े। बजट यही संतुलन साधने का एक शक्तिशाली टूल है। तो सरकार के इरादे तो बहुत नेक लगते हैं, संसाधन बांटना, असमानता कम करना, अर्थव्यवस्था को संभालना। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? यहीं पर बजट की असली बनावट, मतलब उसकी प्राप्तियां और व्यय सामने आते हैं। सही पकड़ा आपने। सरकार की आमदनी यानी प्राप्तियों के 2 स्रोत हैं,
पहला, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स। ये सरकार की असली कमाई है, जैसे टैक्स से आया पैसा या सरकारी कंपनियों से मिला मुनाफा। इसकी खास बात यह है कि इससे सरकार पर कोई देनदारी नहीं बनती, ये पैसा सीधा सरकार का है। और दूसरी तरह की प्राप्तियां हैं पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स। तो क्या ये सरकार की कमाई नहीं है? ये कमाई तो है, पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। पूंजीगत प्राप्तियों से या तो सरकार पर कर्ज चढ़ता है, जैसे बाजार से उधार लेना, ओके। या फिर सरकार की कोई संपत्ति कम होती है, जैसे किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना, जैसे हम विनिवेश कहते हैं। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति सैलरी की तरह है और पूंजीगत प्राप्ति घर का सोना बेचना या दोस्त से उधार लेने जैसी। क्या खूब एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही फर्क है। एक आपकी नियमित आय है और दूसरी मजबूरी या भविष्य की योजना के लिए उठाया गया कदम। यूपीएससी इन्हीं बारीक फर्कों पर सवाल पूछता है। अब जैसे आमदनी के दो रास्ते हैं, वैसे ही खर्च के भी दो रास्ते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय, ये तो शायद वही रोजमर्रा वाला खर्चा होगा, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और सबसे जरूरी पुराने कर्ज पर ब्याज का भुगतान। एकदम सही। ये वो खर्च है जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन इससे देश में कोई नई संपत्ति नहीं बनती। इसे उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो फिर असली कहानी पूंजीगत व्यय में छिपी है ना? स्कूल, हाईवे, पोर्ट्स, फैक्ट्री बनाने वाला खर्चा। और यहीं पर यूपीएससी का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। पूंजीगत व्यय ही वो इन्वेस्टमेंट है जो अर्थव्यवस्था के इंजन को गति देता है। इससे स्टील, सीमेंट की मांग बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है और भविष्य के विकास की नींव रखी जाती है। याद है 2013 के मेंस पेपर में कृषि सब्सिडी पर एक सवाल आया था। हाँ। सब्सिडी एक बहुत बड़ा राजस्व व्यय है। यूपीएससी ये जानना चाहता था कि क्या ये पैसा किसानों की मदद कर रहा है या अर्थव्यवस्था में विकृतियां पैदा कर रहा है। क्या इस पैसे को सिंचाई या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पूंजीगत व्यय पर लगाना बेहतर होता? अच्छा, तो ये विश्लेषणात्मक सवाल ही परीक्षा की असली कसौटी हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए, जो कि भारत में लगभग हमेशा होता है। हाँ, यहीं से घाटे की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। और ये बजट का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। एनसीईआरटी 3 तरह के घाटों की बात करता है। पहला है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। नाम से ही लग रहा है, मतलब राजस्व खर्च राजस्व कमाई से ज्यादा है। इसका मतलब सरकार अपनी सैलरी और ब्याज चुकाने जैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी अपनी नियमित कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई परिवार राशन खरीदने के लिए भी लोन ले रहा हो। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। ये खतरनाक ही है। ये इस बात का संकेत है कि सरकार अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भी उधार ले रही है, यानी वो भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर रही है। ये एक चेतावनी है कि वित्तीय अनुशासन बिगड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरे और सबसे चर्चित घाटे पर आते हैं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसे ही सब सरकार का घाटा कहते हैं। ये क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे सच्चा आईना है। ये सरकार के कुल खर्च और उसकी उधार को छोड़कर कुल आमदनी के बीच का अंतर है। अच्छा। और ये अंतर जितना होता है, ठीक उतनी ही रकम सरकार को उस साल उधार लेनी पड़ती है। तो अगर हम सुनते हैं कि राजकोषीय घाटा 10 लाख करोड़ है, तो उसका सीधा मतलब है कि सरकार उस साल 10 लाख करोड़ का नया कर्ज लेगी। बिल्कुल। और यहीं से 2013 प्रीलिम्स का वो सवाल जुड़ता है। सवाल था कि इनमें से किस चीज का असर सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाला हो सकता है, और सही जवाब था बजट घाटे को पूरा करने के लिए नए पैसे बनाना। इसका सीधा ताल्लुक राजकोषीय घाटे की फंडिंग से है। जब सरकार को ये 10 लाख करोड़ उधार लेने होते हैं, तो एक तरीका है कि आरबीआई से कहे कि नए नोट छाप दो। जब आरबीआई ऐसा करता है, तो अर्थव्यवस्था में अचानक से बहुत सारा नया पैसा आ जाता है। हाँ, लेकिन सामान और सेवाएं तो उतनी ही हैं। नतीजा, ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे भागता है और महंगाई आसमान छूने लगती है। लेकिन 2013 में ही एक और सवाल था कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल किस लिए होता है, और उसका जवाब था आर्थिक विकास। ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, एक तरफ घाटा महंगाई ला रहा है, दूसरी तरफ विकास कर रहा है। यही तो इस विषय की खूबसूरती है। घाटा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सवाल ये है कि आप उधार लिए पैसे का करते क्या है।
अगर आप उस 10 लाख करोड़ से सिर्फ सब्सिडी बांटते, जो कि एक राजस्व व्यय है, तो वो पैसा लोगों की जेब में जाएगा, मांग बढ़ेगी और महंगाई आएगी। सही है। लेकिन अगर आप उस पैसे से हाईवे, पोर्ट्स और पावर प्लांट बनाएं, मतलब पूंजीगत व्यय करें, तो उससे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और लंबे समय में आर्थिक विकास होगा। अच्छा, तो अब सिर्फ घाटे के आंकड़े पर नहीं बल्कि घाटे की गुणवत्ता पर बात होती है। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ डेफिसिट। मतलब ये देखना कि उधार का पैसा घी पीने में जा रहा है या भविष्य के लिए कुआं खोदने में। अब एक तीसरा घाटा भी है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या भला है? देखिए, राजकोषीय घाटे में एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने का होता है। ये वो कर्ज है जो शायद पिछली सरकारों ने लिया हो। प्राथमिक घाटा हमें ये बताता है कि अगर हम ब्याज के भुगतान को हटा दें तो आज की सरकार अपने खर्चों के लिए कितना उधार ले रही है। तो ये मौजूदा सरकार के वित्तीय अनुशासन का बेहतर पैमाना हुआ। हाँ, बिल्कुल। अगर प्राथमिक घाटा 0 है तो इसका मतलब है कि सरकार नया उधार सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने के लिए ले रही है, अपने खर्चों के लिए नहीं। तो ये सारा घाटा और उधार मिलकर सरकारी कर्ज का एक पहाड़ खड़ा कर देता है, गवर्नमेंट डेट। इस पर हमेशा बहस होती है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों पर बोझ है। क्या ये सच है? एनसीईआरटी कहता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ज का इस्तेमाल कैसे हुआ। अगर कर्ज से बनी सड़कों और स्कूलों से भविष्य में देश की आय बढ़ती है तो आने वाली पीढ़ियां उस बढ़ी हुई आय से आसानी से कर्ज चुका सकती हैं। लेकिन हाँ, विदेशी कर्ज एक असली बोझ हो सकता है क्योंकि उसे चुकाने के लिए हमें डॉलर कमाने पड़ते हैं। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका जिक्र है क्राउडिंग आउट प्रभाव। ये सुनने में बड़ा जटिल लगता है, पर है बहुत सरल। इसे ऐसे समझिए कि बाजार में उधार देने के लिए कुल 100 रुपए उपलब्ध है। अब अगर सरकार अपने भारी भरकम घाटे को पूरा करने के लिए उसमें से 80 रुपए खुद ही उधार ले ले, तो प्राइवेट कंपनी और आम लोगों के लिए सिर्फ 20 रुपए बचते हैं। सही। अब उस 20 रुपए के लिए होड़ मचेगी, जिससे ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। इस तरह सरकार का ज्यादा उधार लेना निजी निवेश को बाहर धकेल देता है। इसी को क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? सरकार इस घाटे और कर्ज के चक्र को कैसे नियंत्रित कर सकती है? रास्ते तो 2 ही हैं, या तो आमदनी बढ़ाओ या खर्च घटाओ। आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स का दायरा बढ़ाने की कोशिश करती है, विनिवेश जैसे कदम उठाती है। और खर्च घटाना? खर्च घटाने के मोर्चे पर सब्सिडी को ज्यादा लक्षित बनाना और सरकारी योजनाओं को कुशल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी अनुशासन को लाने के लिए FRBM एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था, जो सरकार के लिए घाटे के लक्ष्य तय करता है। तो आज हमने बजट को सिर्फ एक दस्तावेज की तरह नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को चलाने वाले एक डायनामिक टूल की तरह देखा। हमने समझा कि कैसे राजस्व और पूंजीगत के बीच का फर्क सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाता है और कैसे अलग अलग तरह के घाटे देश के आर्थिक स्वास्थ्य की कहानी बताते हैं। और सबसे जरूरी, हमने देखा कि यूपीएससी इन कॉन्सेप्ट्स पर सीधे सपाट नहीं बल्कि उनके प्रभावों पर विश्लेषणात्मक सवाल पूछता है। बिल्कुल। और अंत में मैं सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। एनसीईआरटी घाटे को कम करने के लिए खर्च में कटौती का सुझाव देता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में जहां करोड़ों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, वहां सरकार वित्तीय अनुशासन और कल्याणकारी राज्य की अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे साधें? क्या खर्च में कटौती हमेशा सही समाधान है? इस दुविधा पर विचार करना ही आपको एक अफसर की तरह सोचना सिखाएगा। इस जबरदस्त चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार फिर अपने सभी मौजूदा सदस्यों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ लौट। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.